अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि धुंधार और जोरा आलिशार की हवेली में पहुंच गए थे, जहां आईगुल और आलिशार की शादी की तैयारियां जारी थीं। इस किस्त के आगाज में कमांडर बूके उस्मान और बुरान को लेकर कोनिया जा रहा था कि इतने में बलगाए के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। इस तरह वो बूके के तमाम सिपाहियों को मार देते हैं। फिर वो उस्मान पर रस्सियां फेंकने लगते हैं। इस तरह वो उस्मान को काबू कर लेते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में धुंधार का साथी सरदार कह रहा था, सब कुछ हमारी तवक्को से भी ज़्यादा आसान होगा, सिर्फ एक अब्दुर्रहमान रह गया है, एक बार उसको भी ख़त्म कर दें तो हमारा काम ख़त्म। इसके बाद वो सब अब्दुर्रहमान के पास पहुंच जाते हैं। सरदार शाहीन कहता है, आप एक खुशकिस्मत इंसान हैं अब्दुर्रहमान गाजी, क्योंकि मरते वक्त आप बावजू होंगे। अब्दुर्रहमान कहता है, यह ख्याल अपने दिल से निकाल दो तुम। इसके बाद शाहीन अपनी तलवार निकाल कर हमला कर देता है। इस तरह अब्दुर्रहमान उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। इतने में दूसरा आदमी कहता है, रुक जाएं अब्दुर्रहमान गाजी, हमसे गलती हो गई। कुछ ही देर में अब्दुर्रहमान के दो साथी सिपाही भी आ जाते हैं। अब्दुर्रहमान कहता है, इनको ले जाकर कैदखाने में बंद कर दो, इनका फैसला गुंदो साहब करेंगे। यह सुनकर सिपाही उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ बलगाए के सिपाहियों ने उस्मान को काबू किया हुआ था। बलगाए कहता है, तुमने एक बार फिर मुझसे वफादारी का वादा तोड़ा है उस्मान, वो कवानीन नकली थे। कोनिया में ज्ञातू के जंगजुओं के सामने तुमने मेरा मजाक बनवाया है। उस्मान कहता है, अच्छा हुआ, अल्लाह के सिवा हम किसी के भी वफादार नहीं होंगे, यह तुम जान लो। बलगाए कहता है, जब तक तुम्हारे मुंह से बात और जिस्म से रूह नहीं निकल जाती, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। यह कहकर वो उस्मान पर तशद्दुद करने लगता है। इस तरह वो उस्मान को नीचे गिरा देता है और फिर कमांडर बूके की जानिब बढ़ता है और उसे कहता है, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ज्ञातू ने तुम्हारी मौत का फरमान जारी किया। यह कहकर वो उसे मारने लगता है। इतने में बूके कहता है, मुझे माफ़ कर दो अजीम बलगाए, ताकि तुम्हारी खिदमत कर पाऊँ। इसी दौरान गोख्तुक उस्मान के पास बैठ जाता है और आहिस्ता से कहता है, हुजूर मुझे क्या करना चाहिए। उस्मान आहिस्ता से कहता है, बुरान को निकालो यहाँ से। इधर बलगाए कहता है, अपनी ज़िंदगी के बदले क्या तुम मेरा कुत्ता बनने पर राज़ी हो। बूके कहता है, मैं राज़ी हूँ। यह सुनकर बलगाए अपना पाँव हटा लेता है और कहता है, तो फिर तुम और तुम्हारे सिपाही ज्ञातू के खिलाफ मेरा साथ देंगे। इसके बाद बलगाए अपने सिपाहियों को कहता है, बूके को इसके हथियार वापस कर दो और उस्मान को दरख्त के साथ लटका दो। यह सुनकर मंगोल सिपाही हरकत में आ जाते हैं। दूसरी जानब काई कबीले में अब्दुर्रहमान ने जंग की तैयारियां शुरू करवा दी थीं और सब लोग हथियार वगैरह तैयार करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। इसी दौरान सलजान कहती है, मैं मोहतरम शेख अदबाली के पास जा रही हूँ अब्दुर्रहमान, मैं उनकी दुआएं लेने और उनको सूरत हाल बताने जा रही हूँ। अब्दुर्रहमान कहता है, जैसे आपकी मर्जी, मोहतरम शेख को मेरा सलाम पहुँचा दीजिएगा। इसके बाद सलजान रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ शेख अदबाली के साथी एक दरगाह बनाने में मसरूफ़ थे। इस दौरान शेख अदबाली बाला से पूछते हैं, तुम अचानक अपना फ़र्ज छोड़कर कबीले से क्यों आ गई? तुमने तो हमारी आंखें और कान बनना था वहाँ। ऐसी कौन सी बात थी जिसने तुम्हारे अज़म को तोड़ा? बाला कहती है, कबीले में तो सब लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे किसी ने एक लफ्ज़ भी बुरा नहीं कहा। सलजान खातून, गुंदो साहब और बामसी साहब मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। शेख अदबाली पूछते हैं, और उस्मान साहब आजकल क्या कर रहे हैं? बाला कहती है, मुझे नहीं पता कि उस्मान साहब क्या कर रहे हैं, लेकिन अपने चचा के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। धुंधार साहब ने अपनी बेटी का हाथ आलिशार को दिया है, इसी वजह से उनके दरमियान झगड़ा है। उस्मान साहब आईगुल और आलिशार की शादी पर नाराज़ हैं, बस यही मालूम है मुझे। फिर बाला कहती है, मुझे माफ़ कर दें बाबा, मैं खुद को आपसे दूर नहीं रख सकी, मुझे आपकी याद आ रही थी। शेख अदबाली कहते हैं, मान लिया कि मेरी बेटी को अपने बाबा की याद आ रही थी, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने तुम्हें अपना फ़र्ज अधूरा छोड़ते कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ गुंदोज और बामसी का काफिला जा रहा था कि इतने में बहादुर और उसके सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। इस तरह वो गुंदोज और बामसी को घेरे में ले लेते हैं। फिर बहादुर कहता है, खेल खत्म हो गया गुंदो साहब, तुम्हारी मौत के परिंदे उतर चुके हैं। उस्मान कोनिया जाकर मरेगा और तुम यहाँ मेरे हाथों से मरोगे। बामसी आहिस्ता से कहता है, गुंदोज बहादुर को मेरे लिए छोड़ दो, इसे मैं मारूंगा। फिर गुंदुज कहता है, तो ये सब एक खेल था बहादुर? बहादुर कहता है, हाँ ये खेल था, लेकिन अब ये ख़त्म हो चुका है। सिपाहियों तीर चलाओ। इतने में गुंदुज के साथी सिपाही भी आ जाते हैं और तीर चलाने लगते हैं। यह देखकर बहादुर भागने लगता है और बामसी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते बहादुर एक जगह रुक जाता है। बामसी का सांस काफ़ी फूल चुका था।
फिर बहादुर कहता है, बामसी साहब आपका दौर इख्तिताम को आन पहुंचा, हार मान लें, यह मामला खून भाई बगैर तय करते हैं। बामसी कहता है, देखो बेटा, तुम एक अजीम इंसान सुलेमान शाह के पोते हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मारूं, अपनी आंखें खोलो, अपने बाबा के नक्शे कदम पर मत चलो। फिर बहादुर भी अपनी तलवार नीचे गाड़ देता है। बामसी चलकर उसके करीब आ जाता है। इतने में बहादुर अचानक हमला कर देता है। इस तरह बामसी उसे काबू कर लेता है और फिर कहता है, बहादुर मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, माफ़ी मांग लो और बंद करो इस बगावत को, ताकि मैं तुम्हें ना मारूं। बहादुर कहता है, आपको नज़र नहीं आ रहा बामसी साहब, आपका वक्त अब ख़त्म हो चुका है। यह सुनकर बामसी उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। इसके बाद बहादुर अपनी तलवार उठा लेता है। फिर बामसी कहता है, तुम नहीं सीख सके, तुम्हारी यह तलवार हमारे ईमान को कभी भी कमज़ोर नहीं कर सकती, तुम अपनी ही गद्दारी के खोदे हुए कुएं में डूब जाओगे। बहादुर कहता है, आप हथियार डाल दें बामसी साहब और हमारे साथ शामिल हो जाएं, बाकी ज़िंदगी आप चैन और आराम से गुजारेंगे। बामसी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं चैन और आराम के पीछे हूँ बुज़दिल? हम मौत से नहीं डरते अल्लाह के हुक्म से, लेकिन तुम जैसों की जो ज़िंदगी है वो कुत्ते की ज़िंदगी है, मरने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं नसीब होगा। दूसरी तरफ उस्मान को दरख्त के साथ लटका दिया गया था, जबकि उसके नीचे बुरान को खड़ा कर दिया गया था, ताकि अगर बुरान थक कर गिर जाए तो उस्मान को फांसी लग जाए। फिर बलगाए कहता है, मुझे कोई जल्दी नहीं है उस्मान, बस कुछ ही देर में तुम बोल पड़ोगे। इसके बाद बलगाए बुरान की रस्सी खींचकर उसे नीचे से हटा देता है, जिससे उस्मान को फांसी लग जाती है। फिर बलगाए कहता है, अगर तुमने मुंह ना खोला तो ये फंदा तुम्हारे गले में ही रहेगा। इसी दौरान उस्मान का सांस बंद होने लगता है और वह शदीद तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। इतने में बलगाए बुरान को छोड़ देता है तो बुरान फौरन उस्मान के नीचे खड़ा हो जाता है, जिससे उस्मान की सांस दोबारा बहाल हो जाती है। कुछ देर बाद बलगाए कहता है, बोलना शुरू करो, लेकिन उस्मान आगे से कुछ नहीं बोलता। इसके बाद बलगाए दोबारा बुरान को नीचे से हटवा देता है और उस्मान को दोबारा फांसी लग जाती है। काफ़ी देर के बाद बलगाए कहता है, छोड़ दो बुरान को। इसके बाद बुरान दोबारा उस्मान के नीचे खड़ा हो जाता है और उस्मान का सांस बहाल हो जाता है। फिर बलगाए कहता है, बोलो जल्दी, लेकिन उस्मान फिर कोई जवाब नहीं देता। यह देखकर बलगाए एक बार फिर बुरान को हटवा देता है। फिर बलगाए कहता है, तुम मुझे बताओ कि चंगेज़ खान के कवानीन कहाँ हैं और तुम्हारे पीछे कौन सी खुफिया ताकत है। अभी इसी वक्त बताओ मुझे, या फिर कभी नहीं। इसी दौरान उस्मान की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। जब वो मरने ही वाला होता है तो बलगाए बुरान को छोड़ देता है और वो उस्मान के नीचे खड़ा हो जाता है। फिर बलगाए कहता है, आज कोई सौदेबाजी नहीं होगी उस्मान, जो भी जानते हो मुझे बताओ। जब तक मुझे चंगेज़ खान के कवानीन नहीं मिल जाते तब तक ये फंदा तुम्हारी गर्दन में ही रहेगा। जब तुम्हारे सिपाही की हिम्मत टूट जाएगी और तुम्हारे पाँव हवा में होंगे, फिर देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। उस्मान कहता है, मैं सिर्फ चंगेज़ खान के कवानीन ही नहीं बल्कि तुम्हारी असलियत भी जानता हूँ। बलगाए कहता है, तुम मुझे एक बार फिर धोखा देने की कोशिश कर रहे हो उस्मान, लेकिन इस बार मैं तुम पर भरोसा नहीं करूँगा। उस्मान कहता है, तो फिर मैं तुम्हें भरोसा दिलवाता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम गूंगर को कैसे बाजार से खरीद कर लाए और कैसे तुमने इसे अपना जंगजू बनाया। यह सुनकर बलगाए काफ़ी हैरान होता है और पूछता है, यह मालूमात तुम्हें किसने दी? उस्मान कहता है, मेरा इत्तेहाद सिर्फ बिजांतीनी शहनशाह से है। यह सुनकर बलगाए सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ बहादुर अपनी तलवार उठाए बामसी के सामने खड़ा था। बामसी कहता है, आ जाओ। फिर बहादुर अपनी तलवार से हमला कर देता है, लेकिन ऐन उस वक्त एक तीर आकर बामसी के कंधे में लगता है। इस तरह बुर्जिन बामसी को 2 तीर मार देती है। बामसी बहुत गमगीन हो जाता है। फिर वो कहता है, बुर्जिन मेरी बच्ची, क्यों? बुर्जिन आगे से कोई जवाब नहीं देती। बामसी का सांस फूलने लगता है। इतने में बहादुर अपनी तलवार हवा में लहराता है, लेकिन ऐन उस वक्त बामसी के साथी आ जाते हैं। यह देखकर बहादुर और बुर्जिन दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बामसी बहुत ज़्यादा गमगीन था और कह रहा था, मेरी बेटी बुर्जिन ने मुझे तीर मारे, यह दिन भी देख लिया। बुर्जिन ने ऐसा क्यों किया? इसी दौरान बुर्जिन और बहादुर घोड़ों के पास पहुंच जाते हैं। बहादुर कहता है, बुर्जिन खातून, मेरी ज़िंदगी बचाने का बहुत शुक्रिया। बुर्जिन कहती है, जल्दी करें बहादुर साहब, वो यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे।
बहादुर कहता है, कबीले मत जाएं, मेरे साथ आएं, वो आप पर तशद्दुद करेंगे। बुरजिन कहती है, मैं तो पहले से ही आपके साथ हूँ बहादुर साहब। यह कहकर वो मुस्कुराने लगती है। फिर बहादुर कहता है, चलो चलें। दूसरी तरफ बलगाए कह रहा था, तो इसका मतलब है कि मार्गरेट राहिब को महल पर कब्जा करने से रोकने के लिए तुमने शहनशाह के साथ इत्तेहाद किया। उस्मान कहता है, मैंने अपने कबीले की और अपनी सल्तनत की हिफाजत की और खुफिया ताकतें जासूसों के जरिए मेरी मदद करती हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में भी सारी मालूमात फराहम की है। बलगाए कहता है, साबित करके दिखाओ। उस्मान कहता है, तो फिर मेरे लिबास में से सबूत निकाल लो। यह सुनकर बलगाए कहता है, नीचे उतारो उसे। इसके बाद उस्मान को नीचे उतार लिया जाता है। फिर बलगाए उस्मान के लिबास से एक कागज़ निकाल लेता है जिस पर लिखा था कि बलगाए ने गोफ्तू को एक गुलाम बाजार से खरीदा था। यह पढ़कर बलगाए कहता है, सालों पहले मैंने जो मायदा गुलाम फरोश से किया था, तुम्हारे पास ये कैसे आ सकता है? आखिर ये कौन सी ताकत है? उस्मान कहता है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरे साथ शहनशाह और उसके जासूस हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। बलगाए कहता है, फिर मुझे बताओ कि चंगेज़ खान के कवानीन कहाँ हैं? उस्मान कहता है, गियातू यहाँ आ रहा है। अपने कबीले को उसके गज़ब से बचाने के लिए तुम मुझे छोड़ दो। उसके बदले में मैं तुम्हें गियातू के बारे में बहुत अहम मालूमात दूंगा। फिर तुम गियातू को तख्त से उतार कर उसकी जगह ले लोगे। बलगाए कहता है, जब तक मैं वो कवानीन हासिल नहीं कर लेता, यह फंदा तुम्हारे गले में रहेगा।